नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं ड्रोसोफिला के एक्सिस फॉर्मेशन में होमियोटिक सेलेक्टर जीन, जिनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी जीन, जो कि सेगमेंट्स को आइडेंटिटी देते हैं कि सेगमेंट्स को अब क्या करना है। मतलब उनमें जैसे सेगमेंट्स में T1 सेगमेंट है तो उसमें लेग लगना है, T2 में लेग और विंग्स लगना है, तो ये होता है आइडेंटिटी देना सेगमेंट्स। सेगमेंट 1 2 3 हैं, सपोज थोरेक्स की सेगमेंट की बात करें तो 1 2 3 हैं, लेकिन उनको आइडेंटिटी मिलना कि T1 में लेग बनेगा, T2 में लेग और विंग्स बनेंगे, T3 में लेग और हेल्टियर्स बनेंगे। तो ये किसके थ्रू होता है, होमियोटिक सेलेक्टर जीन के थ्रू या फिर आइडेंटिटी जीन इनको कहा जाता है। तो अब हम लोग अपने लास्ट जीन पर आए हैं, जिसका जो क्या है कि यहाँ पे दिया गया है होमियोटिक जीन। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेबियल एंटीनापीडिया, सेक्स कॉम रिड्यूस, डिफॉर्म्ड, प्रोगोसिपीडिया, अल्ट्राथोरेक्स, एब्डोमिन ए, एब्डोमिन बी, ये जीन हैं। इन जीन का कहाँ कहाँ मतलब कैसे कैसे ये इन्वॉल्व होते हैं सेगमेंट को आइडेंटिटी देने में, ये हम लोग आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि मैटरनल इफेक्ट जीन किस तरीके से क्या हुए, मैटरनल इफेक्ट जीन कौन कौन से, बाइक्वाइड, हंचबैक, नैनो, स्कॉडल, ये सब ने क्या किया था, या फिर डॉर्सल एंटी और वेंट्रल पोलरिटी के जीन, इन सब ने मिलके क्या किया था, ड्रोसोफिला का एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल को डिसाइड कर दिया था। गैप जीन ने बाउंड्रीज डिसाइड की थी, शार्प बाउंड्रीज बनाई थी। पेयरूल जीन ने क्या किया था, सेगमेंट्स बनाए थे। होमियोटिक सेलेक्टर जीन अब क्या करेगा, और इसके बाद बीच में अभी जो हम लोगों ने सेगमेंट पोलरिटी जीन पढ़े वो क्या कर रहे थे, वो सेगमेंट्स को एंटीरियर पोस्टीरियर दे रहे थे। अब होमियोटिक सेलेक्टर जीन क्या करेंगे कि सेगमेंट्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, आइडेंटिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंटेशन पेयरूल जीन के थ्रू हुआ। यहाँ पे देखिए शार्प बाउंड्रीज आपको दिख रही है, जैसे ये एक बाउंड्री, दो बाउंड्री, ये बाउंड्रीज दिख रही, फिर यहाँ पे सेगमेंट्स दिखने शुरू हो गए। अब सेगमेंट पोलरिटी जीन में एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट्स का डिसाइड हो गया। अब इसके बाद ये होमियोटिक जीन क्या है, उनको आइडेंटिटी देंगे कि T1 में क्या लगेगा, T2 में क्या लगेगा, T3 में क्या लगेगा। तो इस तरीके से इनका रोल इन्वॉल्वमेंट है। अब इसके बाद अगर हम लोग होमियोटिक सेलेक्टर जीन की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। द होमियोटिक सेलेक्टर जीन आर मास्टर रेगुलेटरी जीन, master regulatory gene which specify type of appendages and other structure that each segment will form। ऐसे मास्टर रेगुलेटरी जीन हैं जो कि आगे चल के ये स्पेसिफाई करने वाले हैं कि कौन से अपेंडेजेस और किस टाइप के अपेंडेजेस लगने हैं, सेगमेंट पे किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना है। अगर होमियोटिक सेलेक्टर जीन में म्यूटेशन कर दिया जाए तो फ्लाइज में इनकरेक्ट प्लेसेस पर स्ट्रक्चर बन जाएंगे, या इनकरेक्ट स्ट्रक्चर बनेंगे। होमियोटिक सेलेक्टर जीन प्रोडक्ट्स आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि इनका मेन काम है कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ड्रोसोफिला में जिसको हम लोग देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें कौन करता है, होमियोटिक सेलेक्टर जीन करते हैं। जैसे कि एंटीना को कहाँ लगना है, लेग को कहाँ बनना है, ये सारी चीज़ें होमियोटिक सेलेक्टर जीन का काम है। द होमियोटिक जीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम नंबर 3। क्रोमोसोम नंबर 3 पे होमियोटिक जीन पाए जाते हैं ड्रोसोफिला के केस में, और ये इन होमियोटिक सेलेक्टर जीन को कलेक्टिवली हम लोग होम सी कहते हैं। ठीक है, होम सी कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बताते हैं। तो होमियोटिक जीन कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, होमियोटिक जीन कॉम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं। ये जो क्रोमोसोम नंबर 3 पे जो जीन होमियोटिक सेलेक्टर पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग होम सी कहते हैं या होमियोटिक जीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, दीज जीन्स आर अरेंज इन सेम ऑर्डर एज ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन। होम सी जीन स्पेसिफाई invisible segment, the mutation in these gene capable of transforming one segment into another। अगर सपोज कि होम सी जीन में कोई तरह से म्यूटेशन हो जाए, तो सपोज कि ये T1 सेगमेंट है और T1 सेगमेंट पे आपको पता है कि लेग लगने वाला है, और कुछ ऐसा चेंजेस हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तो ये T1 से T2 में चेंज हो सकता है, और T2 पे क्या होता है, T2 पे आपको पता है कि लेग और विंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है अगर इन जीन में म्यूटेशन कर दिया जाए। अब इसके बाद द एक्सप्रेशन ऑफ ईच होमियोटिक सेलेक्टर जीन इज रेगुलेटेड बाय अ टाइप ऑफ जीन दैट इज गैप जीन और पेयरूल जीन। इनसे इनकी एक्सप्रेशन रेगुलेट होती है और ये मेंटेन करते हैं इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन
प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नेबरिंग मीन्स होम सी, मतलब कि होम सी जीन के लिए कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि इनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर इनसे इंटरेक्शन हो। अब जो होम सी जीन होते हैं या होम्योटिक कॉम्प्लेक्स, होम्योटिक जीन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, मतलब इसमें कई जीन हैं इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया है। इसमें एक होम्यो डोमेन होता है, इसीलिए इसको होम नाम दिया गया है। होम्यो डोमेन, इसमें एक रीजन होता है, इन जीन्स के पास एक होम्यो डोमेन होता है। होम्योटिक जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला possesses 180 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नोन एज होम्योबॉक्स। ठीक है, मतलब कि जो होम्यो डोमेन इनके पास होता है 180 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग होम्योबॉक्स कहते हैं। उस होम्योबॉक्स में एक 60 अमाइनो एसिड का रीजन होता है जिसको होम्यो डोमेन कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को, कि जितने भी ये होम्योटिक जीन होते हैं इनके पास एक बॉक्स होता है, होम्यो बॉक्स। वो होम्यो बॉक्स की लेंथ क्या होती, 180 उसका सीक्वेंस का होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का। ये जो होम्यो बॉक्स होता है ये इनकोड करता है एक डोमेन को। वो डोमेन कितने अमाइनो एसिड का होता है, 60 अमाइनो एसिड का होता है, उसको हम लोग होम्यो डोमेन कहते हैं, जो कि डीएनए बाइंडिंग डोमेन की तरह काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन को कोड करता है, और इसको, और वो कंटेन रीजन ऑफ होम्यो डोमेन, उनमें वो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन को कोड कर रहा है तो उनके पास क्या है, होम्यो डोमेन होता है, इसलिए उन जीन को हॉक्स जीन कहा जाता है, हॉक्स जीन। तो ड्रोसोफिला के केस में, अब ये आपको याद रखना, ड्रोसोफिला के केस में जो होम्योटिक जीन होते हैं उनको हॉक्स जीन कहा जाता है। और सेम ऐसे ही प्लांट में, क्योंकि जब प्लांट की भी डेवलपमेंट होती है तो प्लांट में भी जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, वो क्या बोलते हैं, सेपल, पेटल, ये सब बनते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं, होम्योटिक जीन के ही थ्रू बनते हैं। डेवलपमेंट होती है कहाँ पे सेपल बनने हैं, पेटल बनने हैं, तो वो सब क्या होता है, वो भी होम्योटिक जीन के ही थ्रू होते हैं। तो प्लांट के केस में कहा जाता है हॉक्स जीन को मैड बॉक्स। आपको ये याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम लोग एनिमल की या ड्रोसोफिला की बात करें तो होम्योटिक जीन को हॉक्स जीन कहा जाता है, अगर प्लांट की बात करें तो उन्हीं होम्योटिक जीन को क्या कहा जाता है, मैड बॉक्स, क्योंकि वहां प्लांट के भी केस में वो होम्योटिक या पर्टिकुलर आइडेंटिटी देते हैं प्लांट में, जैसे कि हमने बताया ना सेपल, पेटल ये सब बन रहा है, एंड्रोशियम, गायनोशियम, तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी दे रहे हैं कि ये पार्ट बनना है, तो इसीलिए वहां भी होम्योटिक जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी ऐसा जीन जो कि आइडेंटिटी दे तो उसको होम्योटिक जीन कहेंगे। ड्रोसोफिला के में इन जीन को हॉक्स जीन कहा जाता है, प्लांट में उन जीन को मैड बॉक्स कहा जाता है। तो होम्यो डोमेन होता है, उनमें 3 हेलाइसेस होते हैं जिसमें कि हेलिक्स 2 और 3 फॉर्म एक, अभी प्रोटीन मैम आपको पढ़ाएंगी तो वहां पे इसके बारे में बताएंगे, हेलिक्स टर्न, हेलिक्स मोटिव पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की तरह सिमिलर होता है। ठीक, तो अभी आप इस पर मत जाइए, ये आपको मैम बताएंगी कि ये क्या होता है, बस आप जानिए कि प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स, तो ये स्ट्रक्चर होम्यो डोमेन में ऐसा पाया जाता है। अब अगर हम ड्रोसोफिला के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था कि फ्लाइज के पास क्या होता है, एक हेड होता है, माउथ, आईज होते हैं, एंटीना, ये सब हेड के पास होते हैं। ठीक है, हेड है, हेड के पास माउथ है, आई है, एंटीना है। 3 थोरेसिक सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से, T1, T2, T3, और 9 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, A1 से लेके A9 तक। अगर हम लोग T1 सेगमेंट की बात करें तो T1 सेगमेंट पे क्या होता है, पेयर ऑफ लेग, मतलब कि 2 लेग्स होते हैं, या पेयर ऑफ लेग्स के या 2 लेग्स होते हैं, कहाँ पे, T1 सेगमेंट पे। अगर हम लोग T2 की बात करें तो पेयर ऑफ लेग्स मीन्स कि 2 लेग और पेयर ऑफ विंग्स, 2 विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, T2 में। T3 में क्या पाया जाता है, पेयर ऑफ लेग्स मीन्स कि 2 लेग और 1 पेयर ऑफ हेल्टियर्स, 2 हेल्टियर्स पाए जाते हैं। तो ये हेल्टियर्स काम क्या करते हैं, हमने बताया था आपको, बैलेंसर का काम करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये ड्रोसोफिला का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि T1 सेगमेंट पे 1 पेयर ऑफ लेग, T2 में क्या है, 1 पेयर ऑफ विंग्स और 1 पेयर ऑफ लेग, और T3 में क्या है, ये हेल्टियर्स दिख रहे हैं, ये हेल्टियर्स हैं, 1 पेयर ऑफ हेल्टियर्स और 1 पेयर ऑफ लेग। तो ये जो सब मिल रहा है, ये सब जो लेग दिख रहे हैं, विंग्स दिख रहे हैं या हेल्टियर्स दिख रहे हैं, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सब प्रोवाइड कर, और किन सेगमेंट्स पे मिल रहे हैं, सपोज ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं होम्योटिक सेलेक्टर जीन। ठीक है, होम्योटिक सेलेक्टर जीन आइडेंटिटी। अब हम लोग यहाँ पे होम्योटिक सेलेक्टर जीन के बारे में दिया है।
यहाँ पे जीन लिखे हुए हैं और उनके शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। लेबियल, एंटीनापीडिया, सेक्स कॉम रिड्यूस, डिफॉर्म्ड, प्रोविसिपीडिया, अल्ट्राथोरेक्स एब्डोमिन ए एंड एब्डोमिन बी। अब इसके बाद इन जीन में इतने जीन लेबियल, एंटीनापीडिया, सेक्स कॉम रिड्यूस, डिफॉर्म्ड, प्रोविसिपीडिया को हम लोग कलेक्टिवली एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और बाकी रिमेनिंग जीन जैसे कि अल्ट्राथोरेक्स एब्डोमिन ए, एब्डोमिन बी को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। अब जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग शॉर्ट में एनटीसी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी, ठीक है, एंटीना बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स और बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स मिलके इनको हम लोग कलेक्टिवली होम्सी जीन कहते हैं। एंटीनापीडिया जीन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में एंटीनापीडिया जीन भी होता है। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कहाँ पे एंटीनापीडिया जीन बोला गया और कहाँ पे एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स बोला गया। अगर कॉम्प्लेक्स में म्यूटेशन होगा तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट इस पर पड़ेगा, अगर जीन में इफेक्ट होगा तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोरेसिक सेगमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। अब ये जीन के कौन से कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं, अगर लेबियल और डिफॉर्म्ड है तो ये हेड सेगमेंट को आइडेंटिटी देगा, अगर सेक्स कॉम रिड्यूस और एंटीनापीडिया है तो ये थोरेसिक सेगमेंट में T1 और T2 को सेगमेंट को आइडेंटिटी देगा। अगर बाइथोरेक्स का अल्ट्राथोरेक्स एलोन है तो ये T3 सेगमेंट को करेगा और अगर एब्डोमिन ए एब्डोमिन बी है तो ये एब्डोमिन को डिसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये SRC और एंटीनापीडिया तो थोरेसिक सेगमेंट का T1 और T2, और T1 में क्या लगता है, T1 में लेग लगते हैं और T2 में क्या होता है, लेग प्लस विंग्स लगते हैं। तो इसका मतलब कि इन दो सेगमेंट्स को कौन आइडेंटिटी देगा, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स देगा। लेकिन जो T3 सेगमेंट है जिसमें कि लेग और हेल्टियर्स लगते हैं उनको कौन आइडेंटिटी देगा, अल्ट्राथोरेक्स या बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ें ध्यान रखनी। अब हम लोग इस डायग्राम से बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ पे कलर के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे किसकी एक्सप्रेशन हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लेबियल ये स्ट्रक्चर, ये लेबियल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए फॉर्म है। इसके बाद प्रोविसिपीडिया क्या करता है, लेबियल का पैल्प बनाता है। यहाँ पे ये देखिए पैल्प स्ट्रक्चर है और ये एडल्ट में ही एक्सप्रेस होता है। इसके बाद अगर हम लोग डिफॉर्म्ड की बात करें तो डिफॉर्म्ड क्या बना रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफॉर्म्ड और लेबियल मिलके बना रहा था हेड सेगमेंट। तो यहाँ पे हेड सेगमेंट एक ये भी बना है और एक ये भी है। तो ये लेबियल का सेगमेंट मीन्स कि लेबियल प्लस डिफॉर्म्ड मिलके क्या बना रहे थे, हेड की सेगमेंट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद SRC और एंटीनापीडिया, SCR प्लस एंटीनापीडिया, सेक्स कॉम रिड्यूस्ड और एंटीनापीडिया जीन मिलके बना रहे थे T1 एंड T2। तो यहाँ पे आप कलर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये T1 है और ये वाला कलर क्या दिखा रहा है, T2 दिखा रहा है। इसके बाद बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स का अल्ट्राथोरेक्स जीन जो था वो बनाता था T3। तो यहाँ पे क्या बन रही है, T3 बन रही है। एब्डोमिन ए और एब्डोमिन बी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बनाएगा एब्डोमिन ए एब्डोमिन बी, एब्डोमिन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है, ये बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स है। दोनों कलेक्टिवली क्या बोले जाते हैं, होम्योटिक सेलेक्टर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये इस तरीके से अलग अलग एक्सप्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लेबियल, प्रोविसिपीडिया, डिफॉर्म्ड, सेक्स कॉम रिड्यूस, एंटीनापीडिया, इनकी इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ये मिलके बनाते हैं एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में आएगा अल्ट्राथोरेक्स, एब्डोमिन ए, एब्डोमिन बी। ये कंट्रोल करते हैं हेड और थोरेक्स की करते हैं T1 एंड T2 को। और ये जो करते हैं ये करते हैं एब्डोमिन को कंट्रोल और पोस्टीरियर थोरेक्स का मतलब T3 को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हॉक्स जीन, जो कि ये होम्योटिक सेलेक्टर जीन को हम लोग हॉक्स जीन बोल रहे हैं, ये हॉक्स जीन अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के जीन को मीन्स टर्न करके, जिनका नाम होता है रियलाइसेटर जीन। ये रियलाइसेटर जीन होम सी से मिलके पर्टिकुलर जो भी मीन्स की ऑर्गन डेवलप होने वाला है या ऑर्गन का प्राइमोर्डिया या टिश्यू, तो वहाँ पे
ये रिलाइसेटर जीन के साथ होमसी प्रोटीन काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो होम्योटिक जीन होते हैं ये रियलाइसेटर जीन को एक्टिवेट या रिप्रेस करते हैं, और इससे क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन का एक पर्टिकुलर प्राइमोर्डिया या टिश्यू स्पेसिफाइड होता है। क्योंकि सपोज मान लीजिए सपोज कि ये T2 सेगमेंट है। अब T2 सेगमेंट में आपको पता है कि लेग भी लगने हैं और विंग्स भी लगने हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर प्राइमोर्डिया मीन्स कि ऑर्गन प्राइमोर्डिया कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ पे किस तरफ लेग लगने, किस तरफ विंग्स लगने, तो ये डिसाइड करते हैं होमसी या हॉक्स जीन रियलाइसेटर जीन के साथ मिलके ये एक्सप्रेस करते हैं कि रियलाइसेटर जीन को कहाँ पे एक्टिवेट कराना है, कहाँ पे रिप्रेस कराना है। इसके बाद अब हम लोग कुछ म्यूटेशन केस देख लेते हैं, जैसे कि होम्योटिक सेलेक्टर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्लाई पार्ट, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि फ्लाई के बॉडी पार्ट को स्पेसिफाई करता है। अगर इनमें म्यूटेशन होता है तो एक बिज़ारे फॉर्मेशन होता है। बिज़ारे का मतलब कि एक अनयूजुअल सा फॉर्मेशन होता है लार्वा का, और उनको हम लोग होम्योटिक म्यूटेंट बोलते हैं। एंटीनापीडिया जीन म्यूटेशन, एंटीनापीडिया जीन म्यूटेशन क्या होता है? अगर एंटीनापीडिया कहाँ पे एक्सप्रेस होती थी? हेड में, और कहाँ पे? थोरेक्स में। अगर एंटीनापीडिया बेसिकली इन्वॉल्वमेंट हेड और थोरेक्स में है, थोरेक्स में भी T1 और T2 सेगमेंट में है। अगर इसमें मींस की एक्सप्रेशन ना हो तो, या इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा कि एंटीना हेड सॉकेट में जहाँ पे एंटीना लगना था वहाँ पे लेग लग जाएंगे। मीन्स कि सपोज कि ये फ्लाई है, फ्लाई के हेड सॉकेट में यहाँ पे लेग की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर एंटीनापीडिया जीन में म्यूटेशन हो जाए। अगर इस जीन का रिसेसिव म्यूटेशन हो जाए एंटीनापीडिया जीन का, तो जो सेकंड थोरेसिक सेगमेंट है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, वो फेल हो जाएगा, और सेकंड थोरेसिक सेगमेंट में एंटीना स्प्राउट हो जाएंगे लेग पोजीशन पे। तो ये म्यूटेशन केसेस हैं। अगर अल्ट्राथोरेक्स में हम लोग म्यूटेशन कर दें तो, क्योंकि अल्ट्राथोरेक्स T3 को करता है, और T3 अगर नहीं होगा तो T3 की जगह पे T2 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और T2 में क्या लगता है? T2 में लेग और विंग्स लगते हैं। तो T3 सेगमेंट में भी अगर T2 एक्सप्रेस होगा तो लेग और विंग्स ही बन जाएंगे। तो इसलिए अगर अल्ट्राथोरेक्स में हम लोग म्यूटेशन कराते हैं तो क्या हो जाएगा कि T3 की जगह पे T2 एक्सप्रेस होगा। बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स को अगर डिलीट कर दिया जाए, तो अगर बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स को डिलीट करा जाएगा तो नॉर्मल हेड की फॉर्मेशन होगी, T1 T2 भी बन जाएंगे, क्योंकि ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स को डिलीट किया गया है तो T2 T3 सेगमेंट्स नहीं बनेंगे, T3 नहीं बनेगा, एब्डोमेन नहीं बनेगा। तो जितने भी 9 सेगमेंट डेवलप होते हैं एब्डोमेन के, वो सारे के सारे T2 में चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब कि सारे के पूरे 9 सेगमेंट में लेग और विंग्स लग जाएंगे। तो इतने सारे विंग्स हो जाएंगे जिससे कि फ्लाई नहीं उड़ पाएगी, वो बैलेंस नहीं अपने आप को कर पाएगी। अब इन्हीं को हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे केस 1 दिया गया है, एंटीनापीडिया का मेनली काम क्या होता है? रिप्रेस जीन दैट इंड्यूस एंटीना डेवलपमेंट इन T2। जो केस 1 में ये बताया गया कि जो एंटीनापीडिया जीन है वो उन जीन को रिप्रेस करता है जो कि एंटीना को इंड्यूस कर सकते हैं T2 सेगमेंट में, क्योंकि एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स का है। एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स ही एंटीना को भी बनाता है, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स ही T2 सेगमेंट को भी बनाता है। T2 सेगमेंट में लेग लगता है और एंटीना लगता है हेड पर। तो जो एंटीनापीडिया जीन है वो लेग वाली पोजीशन में, मीन्स कि T2 सेगमेंट में एंटीना ना लगे, उन जीन को रिप्रेस करा देता है, और एक्सप्रेस पेयर ऑफ लेग इन T2 सेगमेंट, और जिससे कि T2 सेगमेंट में लेग की एक्सप्रेशन होती है। ये नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर इस एंटीनापीडिया जीन को म्यूटेट करा दिया जाए, लेग ग्रोज ऑन हेड पोजीशन पर लेग ग्रो कर जाएंगे जहाँ पे एंटीना ग्रो कर रहा है। इसके बाद अगर रेसेसिव म्यूटेशन करा दिया जाए तो सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट नहीं एक्सप्रेस हो पाएगा, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? लेग की पोजीशन पे एंटीना की स्प्राउटिंग हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि म्यूटेशन पूछा गया है, ये रेसेसिव म्यूटेशन पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। केस 2 में क्या है? नॉर्मल अल्ट्राथोरेक्स जीन क्या करता है? T3 सेगमेंट को बनाता है। T3 सेगमेंट में क्या बनता है? 1 पेयर ऑफ विंग्स और 1 पेयर ऑफ लेग और 1 पेयर ऑफ हेल्टियर्स। अब अगर हम अल्ट्राथोरेक्स जीन को म्यूटेट करा देंगे तो 1 पेयर ऑफ लेग्स और 1 पेयर ऑफ अल्ट्राथोरेक्स नहीं बनते हैं, उसकी जगह पे जो T3 सेगमेंट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है T2 सेगमेंट में। तो
T3 सेगमेंट में भी क्या बनेंगे, क्योंकि T2 सेगमेंट में क्या बनते हैं, विंग्स और लेग, तो T3 सेगमेंट में भी विंग्स और लेग बन जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब केस 3 क्या है, डिलीशन ऑफ एब्डोमिन ए, एब्डोमिन बी, अल्ट्राथोरेक्स, एब्सेंस ऑफ बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। तो अगर बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स को हम डिलीट कर देंगे तो नो एब्डोमिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिन लार्वा में एब्डोमिन का ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे लार्वा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ वो खा पी नहीं सकते हैं। और केस 4 में क्या है कि अगर प्रोबेसिपीडिया एब्सेंस है तो जो लोब लेबियल स्ट्रक्चर बनता है, लेबियल पैल्प बनता है, वो लेग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये कुछ म्यूटेशन केसेस हैं जो कि होम्योटिक सेलेक्टर जीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी फॉर ऑपरेशन ऑफ ग्रेडियंट पोजिशनल इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट से रिलेटेड है, बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रोसोफिला को कोरिलेट करके, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमें ये आपको डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट में ही डिस्कस कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय आप इतना कोरिलेट नहीं कर पाते क्योंकि आपने ड्रोसोफिला नहीं पढ़ा था, अभी आपने ड्रोसोफिला पढ़ा है तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब जब हम आपको मॉर्फोजन बता रहे थे, ठीक है, मॉर्फोजन जब हम आपको बता रहे थे, मॉर्फोजन में हमने क्या बताया था कि किसी भी सेल की फेट डिटरमाइन, मतलब मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है सेल की फेट को। और मॉर्फोजन एक तरीके के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पर्टिकुलर उनके सिग्नलिंग के थ्रू कोई भी अनस्पेशलाइज्ड सेल है वो किसी पर्टिकुलर फेट में चली जाती है। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सेम मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई है तो एक टाइप की सेल्स बनेंगी, मीडियम है तो दूसरे टाइप की सेल्स बनेंगी, अगर नहीं है तो अनस्पेसिफाइड सेल में ही रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये सपोज कि ये सेल्स हैं, ये क्या प्रोड्यूस करें, मॉर्फोजन सिक्रीटिंग सेल्स हैं, ये मॉर्फोजन प्रोड्यूस करें, ये रेड रेड आपको मॉर्फोजन दिख रहा है। तो जो मॉर्फोजन सिक्रीटिंग सेल्स हैं उनके पास मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अलग टाइप के सेल्स की पैटर्निंग हो रही है। फिर तो ये थ्रेशोल्ड 1 हो गया, 1 टाइप के सेल्स बन गए। फिर जब ये सेल्स से यहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है मॉर्फोजन तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और लो हो गई, तो यहाँ पे दूसरे टाइप के सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पे पहुंचा ही नहीं तो यहाँ पे सेल्स हो सकता है कि अनस्पेसिफाइड रहें, या फिर कोई अलग टाइप की जहाँ पे बिल्कुल लो कॉन्सेंट्रेशन हो, अलग टाइप की सेल्स बनाने। तो इस तरीके से ये मॉर्फोजन कर रहा था काम। तो एक तरीके से ये मॉर्फोजन का ग्रेडियंट हो गया, मींस की ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इस ग्रेडियंट को समझाया गया है एक फ्लैग के थ्रू। ठीक है, वो फ्लैग क्या है, मतलब फ्रेंच फ्लैग और यूएस फ्लैग के थ्रू समझाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जिसको कहा, इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी फॉर ऑपरेशन ऑफ ग्रेडियंट पोजिशनल इंफॉर्मेशन। अभी आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। सपोज कि यहाँ पे देखिए ये ब्लू सेल्स हैं, जैसे कि फ्लैग का जो ये ब्लू कलर है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई है। और यहाँ पे सेल्स सोर्स सेल्स की तरह काम करिए, मतलब यहाँ पे मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई है। इसके बाद तो ये एक टाइप का एक्सप्रेशन कर रही है, सपोज कि ये ब्लू कर रही है। इसके बाद फिर इससे कम कॉन्सेंट्रेशन व्हाइट वाले पैटर्न में है, यहाँ पे उससे कम कॉन्सेंट्रेशन के दूसरे टाइप के सेल्स बन गए, और उससे कम जहाँ पे बहुत कम मॉर्फोजन है वो रेड शो कर रहे हैं। अब क्या किया गया, ये फ्रांस का फ्लैग है और ये यूएस का फ्लैग है। यूएस के फ्लैग को फ्रांस के फ्लैग से ट्रांसप्लांट कराया गया, मींस की रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांट। रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांट का मतलब क्या कि इसका पार्ट यहाँ पे और यहाँ का पार्ट यहाँ पे कराया गया। अब ये तो क्या है, ये है फ्रांस का फ्लैग और ये है यूएस का फ्लैग। यूएस के फ्लैग का ये पार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया गया, और फ्रांस के फ्लैग का ये पार्ट उठा के यहाँ पे रख दिया। अब रिजल्ट क्या, रिजल्ट ये आया कि जब यूएस के फ्लैग का ये पार्ट उठा के यहाँ पे रखा गया तो इसने यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। इसका मतलब क्या है कि जो यूएस के फ्लैग, या आप इसको मान लीजिए ये जो एक एम्ब्रियो है, ठीक है, इस एम्ब्रियो में एक आइडेंटिफिकेशन, एक इसका अपना
मीन्स अपना एक स्टेटस था कि इसको क्या मतलब कमिटेड स्टेटस था, वो अपना कमिटेड स्टेटस लेके गया। कहने का मतलब ये है कि भले ही ये सेल्स यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी गई थी, लेकिन इसके इस पोजीशन पे अगर यही सेल्स आती तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर बनाता। तो ये अपने कमिटेड स्टेटस को लेके यहाँ पे गया और जाने के बाद इसने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया और सेल्स डिफरेंशिएट किसके अकॉर्डिंग हुई, मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग। मतलब कि दो फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक अपना कमिटेड स्टेटस, ये डोनर फ्लैग है, डोनर फ्लैग अपना कमिटेड स्टेटस लेके यहाँ पे गया और यहाँ पे जो डोनर फ्लैग में बनना था वही जाके यहाँ पे बना। और दूसरे केस में क्या है कि ये वाले सेल्स जब उठा के यहाँ रखे गए तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम लोग इस फ्लैग का यहाँ का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा है ना, कि मतलब यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पे व्हाइट कलर है। तो जो पैटर्न आपको दिख रही है यहाँ पे पैटर्न देखिए, यही वाली पैटर्न दिख रही है, ये वाली पैटर्न दिख रही है, वर्टिकल पैटर्न दिख रही है, पैटर्न वर्टिकल दिख रही है, लेकिन कलर रेड है। इसका मतलब क्या है कि जो मॉर्फोजन यहाँ पे क्या थे, कम थे। रेड वाले में क्या है, कम मॉर्फोजन है, व्हाइट वाले में उससे ज्यादा है, ब्लू वाले में उससे ज्यादा। तो मॉर्फोजन का जो ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग सेल अपने कलर तो ले रही हैं, लेकिन कमिटेड स्टेटस अपना डोनर सेल से लेके आ रही हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे यहाँ का पोर्शन जब यहाँ से उठा के यहाँ रखा गया तो इस फ्लैग में जो यहाँ पे इसका मतलब कमिटेड फेट था वो यहाँ पे जाके वही डेवलप हुआ, लेकिन यहाँ पे जो मॉर्फोजन का ग्रेडियंट था उसने काम किया, मतलब वो उसने कलर दिया और स्टेटस यहाँ से आया। इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में कलर इसका नहीं आया, मॉर्फोजन का ग्रेडियंट नहीं आया, क्योंकि ग्रेडियंट कैसे आ पाएगा, क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन से टिश्यू आ रहा है। तो टिश्यू आया, टिश्यू ने पैटर्न अपना कमिटेड स्टेटस तो लेके आया, लेकिन यहाँ पे जो मॉर्फोजन का ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन हो रही है। मतलब कहने का मतलब कि पोजिशनल इफेक्ट है कि जहाँ पे पोजिशनल वैल्यू जहाँ पे रखा जा रहा है तो डोनर सेल से जो कमिटेड स्टेटस लेके आया है होस्ट के पास, वहाँ पे जाके ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन अपने कमिटेड स्टेटस को नहीं छोड़ रहा है। द रेसिप्रोकल ट्रांसप्लांट डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर फाइनल पोजिशन इन द डोनर फ्लैग। मतलब कि जो यहाँ पे जो डोनर फ्लैग में फाइनल पोजीशन थी वही जाके यहाँ पे एक्सप्रेस हो गई है जाके इस वाले में। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। द पोजिशनल इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड बाय ग्रेडियंट ऑफ डिफ्यूजिबल मॉर्फोजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जो कि हमने अभी आपको पहले डायग्राम में बताया था कि सोर्स टू सिंक है तो एक ग्रेडियंट बनता है जो कि डिफ्यूजिबल होता है। सेल बिकम ब्लू वन एट कॉन्सेंट्रेशन, अगर ब्लू सेल्स हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स बनाएंगी, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन होने लगेगा तो दूसरे टाइप की सेल्स बनाएंगे। वेयर कॉन्सेंट्रेशन फॉल बिलो अनदर थ्रेशोल्ड सेल्स बिकम रेड, जब और कम होगा तो रेड बन जाएगा। द रिजल्ट ऑफ दिस पैटर्न इन थ्री कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। तो द सेगमेंट विल रिटेन देयर आइडेंटिटी, कोई भी सेगमेंट जो आ रहा है चाहे वो फ्रेंच हो या अमेरिकन हो, कोई भी सेगमेंट आ रहा है बट विल पोजिशनली स्पेसिफाइड, पोजीशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई हुआ है। डेवलप कलर अप्रोप्रिएट टू द न्यू पोजीशन, कलर तो जो नई पोजीशन पे गया उसके अकॉर्डिंग ले रहा है, लेकिन अपना जो आइडेंटिटी है वो पुराने मतलब जहाँ से आया है वहां से लेके आया है। समझ में आ रही बात कि कलर तो उसने डेवलप इसके अकॉर्डिंग किया है। कलर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आया था ट्रांसप्लांट तो यहाँ ब्लू कलर हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ब्लू कलर तो नहीं हुआ। इसका मतलब कलर तो डेवलप हो रहा है अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अपना कमिटेड स्टेटस कहाँ से लेके आया है, डोनर सेल से लेके आया है, इसीलिए पैटर्न डिफरेंट हो गई है। फिर से सुन लीजिए, द सेगमेंट विल रिटेन देयर आइडेंटिटी, फ्रेंच और अमेरिकन, उसकी जो आइडेंटिटी है फ्रेंच है वो या अमेरिकन है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है, लेकिन पोजिशनली स्पेसिफाइड हो जाता है। जिस जगह पे जाता है उसके अकॉर्डिंग मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग मीन्स कलर उसमें आता है, अप्रोप्रिएट नई पोजीशन पे वो डेवलप करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मॉर्फोजन इज स्टेबलाइज्ड समहाउ read by the cell or cell will become particular cell type depending on the level of morphogen it retain, मतलब कि मॉर्फोजन के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वो फंक्शन को रिटेन करते हैं। अब जैसे कि फिर इसको ड्रोसोफिला से समझें। अ पीस ऑफ टिश्यू transplanted one region of embryo to the another retain to its identity as its origin but differentiate according to new position instruction। अगर कोई भी एम्ब्रियो सपोज है, इसका ये टिश्यू उठा के
किसी दूसरे टिश्यू में, एम्ब्रियो में रखा गया, तो ये अपनी आइडेंटिटी जो टिश्यू की है वो तो लेके आएगा, लेकिन डिफरेंशिएट यहाँ के मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग होगा। यही बात यहाँ पे कही गई कि जो नए पोजीशन में इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन अपने कमिटेड स्टेटस को लाएगा। Different tissue may use some gradient system but respond to gradient in a different way. If cells that would normally become middle segment of Drosophila leg are removed from leg forming area, अगर कोई ऐसा सेगमेंट लिया गया है, मिडिल सेगमेंट, मान लो सपोज T2 लिया गया है जो कि लेग फॉर्मिंग एरिया है, उस लेग फॉर्मिंग एरिया वाले लार्वा को प्लेस किया गया रीजन दैट विल बिकम अ टिप्स ऑफ फ्लाई एंटीना, ऐसे जगह पे रखा गया, प्लेस कर दिया गया अनदर रीजन में, हेड रीजन में, तो क्या बनाएगा, टिप्स ऑफ फ्लाई एंटीना। दीज डिफरेंशिएट एज अ क्लॉज, मतलब कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एम्ब्रियो के लेग बनाने वाले टिश्यू को हेड में रखेंगे तो वो लेग वाला तो स्टेटस लेके आया है, कमिटेड स्टेटस, लेकिन वो एंटीना के अकॉर्डिंग जब वहां पे पहुंचा, वहां के मॉर्फोजन, हेड के मॉर्फोजन ग्रेडियंट में तो वहां एंटीना बनना था, तो अब वो क्या होगा, ना तो वो एंटीना बनेगा और ना तो वो लेग बनेगा, वो क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। द सेल रिटेन देयर कमिटेड स्टेटस एज अ लेग बट रिस्पॉन्ड टू पोजिशनल इंफॉर्मेशन। कमिटेड स्टेटस तो लेग वाला है, लेकिन रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, वहां के टिश्यू के अकॉर्डिंग, मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। और क्लॉज आप ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से एंटीना और लेग का कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी फॉर ऑपरेशनल ऑफ ग्रेडियंट पोजिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो पोजीशन अपना कमिटेड स्टेटस लेके आया है वो, और साथ में जो वहां पे होस्ट सेल में जो ग्रेडियंट उसको मॉर्फोजन का मिल रहा है, वो दोनों मिलके किस तरीके से वर्क करती है मॉर्फोजन के केस में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इन एन एक्सपेरिमेंट द सेल दैट वुड नॉर्मली बिकम अ मिडिल सेगमेंट ऑफ ड्रोसोफिला लेग were removed from the leg forming area of larva and were placed in tip of fly antenna based on the French flag analogy for the operation of gradient of positional information. Which of the following statement is true? अब सेम जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, बिल्कुल सेम उसी को उठा के यहाँ पे क्वेश्चन में रख दिया गया है। अब इसमें यही बताना था वही कि अगर मिडिल सेगमेंट्स को लिया गया, सेगमेंट्स को उठा के लेग फॉर्मिंग एरिया से उठाया गया और उठा के उसको प्लेस कर दिया गया टिप पर, लाइक एंटीना जहाँ पे बनता है, तो जब वहां पे प्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, फ्रेंच फ्लैग एनालॉगी के अकॉर्डिंग आपको पोजिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझाना, तो क्या हो जाएगा, द ट्रांसप्लांट सेल रिटेन देयर कमिटेड स्टेटस, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट सेल, जो लेग वाली जो सेल्स है वो अपना कमिटेड स्टेटस लेके आएंगी, लेकिन रिस्पॉन्ड करेंगी वहां के पोजिशन के अकॉर्डिंग, और इस तरह से वो क्या बन जाएंगी, क्लॉज बन जाएंगी, ना तो वो एंटीना बन पाएंगी और ना तो वो लेग।